जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे यूपी पीसीएस 1 का जो एनसेंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास का शॉर्ट नोट्स है उसको बहुत ही फास्ट तरीके से करेंगे, क्योंकि डिटेल्स घटना चक्र से हमने पढ़ ही रखा है। प्राचीन भारत के इतिहास में हम देखेंगे, इसमें दिया है इतिहास शब्द का तात्पर्य यह निश्चित था, और हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो हेरोडोटस ने अपनी उसकी बुक थी हिस्टोरिका में किया था, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट था कि प्रागैतिहासिक काल, मतलब जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और आद्य ऐतिहासिक काल वो है कि साक्ष्य तो हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है, तो इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जो ऐतिहासिक काल होता है जिसमें कि दोनों साक्ष्य हैं, मतलब पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य दोनों हैं, लेकिन मतलब इसे पढ़ा भी गया है, वो क्या है, तो दोनों पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्य दोनों हैं, इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दिया है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत में ये था कि पुरातात्विक स्रोत क्या है, जैसे कि इसमें अभिलेख। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण है। सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो मध्य एशिया के, जो सबसे एकदम पुराना जो अभिलेख है वो मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त अभिलेख है, और इसमें ना वैदिक देवताओं के मतलब नाम मिलते हैं, जैसे कौन कौन से देवता इंपॉर्टेंट है, मित्र है, वरुण है, इंद्र है और नासत्य के नाम मिलते हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं वो 300 ईसा पूर्व के हैं, और डी और भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेख के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया। अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही। उसके बाद है कि जैसे बहुत अभिलेख दिए हैं और उसके शासक दिए हैं, विषय दिया है। यहाँ से क्वेश्चन आता है जैसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसका था, तो शासक खारवेल थे, और ये खारवेल के शासन का वर्णन, शासक का वर्णन था। जूनागढ़ जो अभिलेख है वो रुद्रादमन का था, जो कि रुद्रादमन की विजय और कृतित्व का वर्णन था। वहीं नासिक, तो थोड़ा सा हम इसको रिलेट भी कर देंगे, जैसे कि नासिक है तो सीखते किससे हैं, तो गौतमी बलश्री से, और सातवाहन काल का वर्णन इसमें है। प्रयाग, और प्रयागराज में क्या है, तो समुद्र है, तो प्रयाग स्तंभ किसका था, तो समुद्रगुप्त का था, और समुद्रगुप्त का वर्णन है। एहोल अभिलेख किसका है, तो होल किस में होता है, तो पुल में होता है, तो पुलकेशियन द्वितीय और हर्ष एवं पुलकेशियन द्वितीय के युद्ध का इसमें वर्णन है। भीतरी स्तंभ लेख, तो भीतर और मतलब कंद है, कंद या फिर कंद ऐसे याद करेंगे, कंद कोई फूल है उसमें गुप्त रूप से क्या वो सड़ा है, तो भीतरी स्तंभ लेख, कंद एक फल होता है और फल क्या है, गुप्त रूप से मतलब खराब है, तो भीतरी स्तंभ लेख स्कंद गुप्त का, इसमें गुप्त काल व स्कंद गुप्त का वर्णन है। मंदसौर अभिलेख में यशोधवर्मन और सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है, तो मंद मतलब धीमे तरीके से हम शोध करेंगे, तो यशोधवर्मन याद हो जाएगा, और इसमें सैनिक उपलब्धियों का वर्णन दिया है। फिर इसमें जैसे पहला हमने देखा अभिलेखों से हमें प्राप्त होते हैं साक्ष्य। 20 था कि स्मारक व भवन। स्मारक और भवन में क्या था कि जैसे कि हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवन है। ठीक, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, अजंता की गुफाएं हैं, प्रमुख बौद्ध स्तूप है। सिक्कों से भी हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे कि आहत सिक्के हैं, तांबा, चांदी, सोना और शीशे के सिक्के हैं। जो सिक्कों का अध्ययन होता है उसे न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। और मूर्तियों से भी कुछ साक्ष्य प्राप्त होता है, जैसे कि मूर्तियों का निर्माण जो है वो कुषाण काल से प्रारंभ हुआ था। भरहूत, बोध गया, सांची तथा अमरावती की मूर्तिकला इसके प्रमुख उदाहरण है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर साहित्यिक स्रोत हमें मिलते हैं, जैसे कि भारतीय साहित्य को अगर हम देखेंगे तो जैसे वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है, बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, संगम साहित्य है, स्मृति आदि। विदेशी यात्रियों का विवरण, जैसे कि इसमें मेगास्थनीज का इंडिका जो है, फायान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, इन्होंने भी बहुत बुक लिखी थी, जैसे फायान का, ह्वेनसांग का, इत्सिंग का, इब्न बतूता का, अल मसूदी का। फिर हम पढ़ेंगे पाषाण काल। तो पाषाण काल में भारतीय जो पाषाणकालीन संस्कृति को 3 कालों में विभाजित किया जाता है। पहला पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा नवपाषाण काल। भारतीय पूरा पाषाण काल जो है वो मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप, जलवायु में परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा गया। इसमें क्या था कि जो निम्न पूरा पाषाण काल था पहला, इसमें 1 लाख ईस्वी पूर्व प्रारंभ से। दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, इसमें 1 लाख से 40,000 ईस्वी पूर्व, और तीसरा था उच्च पूरा पाषाण काल, जिसमें 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व। इसमें था कि रॉबर्ट ब्रूस फुट एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। इन्होंने 1863 में, कब 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। पशुपालन का आरंभ अगर हम देखेंगे तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य हमें
प्राप्त होते हैं। और इसमें हम देखेंगे भारत में पशुपालन के साक्ष्य जो हैं तो वो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागौर से मिले हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में जैसे प्रतापगढ़ जिले में जाएंगे तो सरायनहर और महदहा तथा दमदमा उत्खनन हुआ है। यहाँ पे 5 युग्म समाधान और 3 मानव कंकाल जो हैं एक साथ मिले हैं। उसके बाद था कि महदहा जो है, महदहा से एक बड़ी मात्रा में हड्डी, महदहा से क्या है तो बड़ी मात्रा में हड्डी व सिंग निर्मित उपकरण मिले हैं। वहीं मध्य पाषाणकालीन स्तन जो महदहा है और सरायनहर है, यहाँ हड्डी से निर्मित आभूषण व हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे खाद्यान्न या कृषि का प्रारंभ जो है कब हुआ है। खाद्यान्नों का सर्वप्रथम जो उत्पादन था वो नवपाषाण काल में माना जाता था। नवीनतम खोज के आधार पर देखेंगे तो उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला एक स्थल था जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरादेव है। इससे पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि का जो स्थल था जो कि 7000 ईस्वी पूर्व था वो मेहरगढ़ में था। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है और यहाँ पे 7000 ईस्वी पूर्व गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं। और वहीं प्राचीनतम चावल के साक्ष्य का हम स्थल देखेंगे तो कोल्डियवा था। चावल का साक्ष्य पूछेगा तो कोल्डियवा। नेक्स्ट है पाकिस्तान का बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष मिले हैं। तो वहीं यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मतलब ऐसा कौन सा स्थल था जहाँ पे मानव ने शिकार करने से लेके मानव ने कैसे कृषि किया, कैसे अन्न का उत्पादन किया, वहाँ तक के साक्ष्य मिले हैं। तो उसका आंसर था मेहरगढ़। PYQ में क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट था कि जैसे नवदा टोली जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ये एक पाषाणकालीन स्थल है। इसका जो उत्खनन है वो डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD संकलिया ने कराया था। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें भीमबेटका की गुफाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं और ये एक प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन की विविध रंगों का पेंटिंग में उकेरा गया है। अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है और 500 चित्र। इसकी जो खोज है इम्पोर्टेंट है कि 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाड़कर ने किया था। इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर के निकट स्थित 2 बुर्ज हुम में नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है कि जैसे भारत में पुरातत्व का जनक हम किसे कहेंगे, तो भारत में जो है पुरातत्व का जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया था। उसके बाद है कि जैसे कुछ पुरातात्विक स्थल दिए हैं और उसका वर्तमान। नेवासा कहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है PYQ में। नेवासा जो है महाराष्ट्र में, ईसमपुर कर्नाटक, डिडवाना राजस्थान, गुड़ियामा गुफा तमिलनाडु, बुर्ज होम कश्मीर, भीमबेटका मध्य प्रदेश, नौदा टोली मध्य प्रदेश में है और दमदमा उत्तर प्रदेश में है। वहीं सरायनहार देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, बागौर तो राजस्थान पता है, आदमगढ़ अभी हमने देखा पशुपालन का साक्ष्य, और सोन घाटी मध्य प्रदेश में, चिरांद बिहार, कोल्डियवा उत्तर प्रदेश प्रयागराज। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे जैसे कि ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ दी हुई हैं जैसे कि इस काल में मनुष्य तांबे का उपकरण एवं पत्थर के औजार का प्रयोग करने लगा था। लगभग 5000 ईस्वी पूर्व मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का उपयोग किया था वह तांबा था। वह काल जैसे प्रमुख संस्कृतियाँ थी जैसे बनास आहड़ संस्कृति राजस्थान की प्रमुख स्थल था। आहड़, बालाथल तथा गिलुंद। आहड़ संस्कृति राजस्थान में प्रमुख स्थल। कायथा संस्कृति जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, कायथा एवं एरण। मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल था कायथा, एरण एवं नवदा टोली। जोरवे संस्कृति जो कि महाराष्ट्र में है, इसका प्रमुख स्थल है जोरवे, नेवासा और दैमाबाद इनाम गांव। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता। इसका जो नामकरण है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। प्रारंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के स्थल के क्षेत्र जो है वो सिंधु हैं और इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं, इससे इसका नाम सिंधु घाटी पड़ा था। बाद में अन्य क्षेत्रों से भी इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, अतः इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सैंधव सभ्यता में आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ लिपि का प्रमाण है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेषों से होती है। अब यहीं भी दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है, इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में हुआ है।
भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। जैसे कि उत्तर में देखेंगे तो मांडा जम्मू कश्मीर में, पश्चिम में सुदकांगड़ और बलूचिस्तान में, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में। फिर है उकीम, जैसे उत्तर से दक्षिण, यही इसी के बारे में। यह उत्तर से दक्षिण जो है वो 1100 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम जो है वो 1600 किलोमीटर तक फैली है। यह जो है एक त्रिभुजाकार स्वरूप है में 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। उसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता की नगर योजना है वो नगरीय सभ्यता है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है, 2 भागों में विभक्त है। ऊंचे दुर्ग निर्मित है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में। ऊंचे दुर्ग निर्मित हैं प्रथम भाग में और दूसरे भाग में नगर और आवास के साक्ष्य मिले हैं। सड़कों के किनारे नालियों के ऊपर ढकी हुई है, जो सड़क के किनारे नालियाँ थी वो ऊपर से ढकी हैं। एक आंगन, एक स्नानागार, कुआं के अवशेष मिले हैं हर एक घर में। घरों के दरवाजे, खिड़कियाँ जो है मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलती थी, मतलब काफ़ी साफ सफाई का ध्यान भी रखा जाता था यहाँ पे। फिर है सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थल, जैसे कि हड़प्पा है। यह स्थल वर्तमान में रावी नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। स्टुअर्ट पिगट ने अर्ध औद्योगिक नगर कहा। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर दुर्ग का निर्माण भी किया था। मोहनजोदड़ो, इससे मृतकों का टीला, ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में लरकाना में जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसका जो खोज है वो राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। यहाँ से वृहद स्नानागार जो कि सार्वजनिक महत्वपूर्ण स्थल था। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। उसके बाद है कि सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल में सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता था। जैसे मातृ देवी की मूर्ति से यह पता चलता था कि यह जो सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी। मनोरंजन के लिए यहाँ चौपड़ और पासा खेलते थे। अंत्येष्टि के लिए पूर्ण समाधिकरण और सर्वाधिक प्रचलित था। आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार भी चलन में था। सिंधु सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण जो है उन्नत एवं कृषि एवं व्यापार था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख जो बंदरगाह थे वो लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा से आदि से थे। तो मतलब बंदरगाह जो था ना वो 3 जगह से, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा आदि से था। हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली तथा माप तौल की जो इकाई है वो 16 की गुणक में है। इस सभ्यता के लोग जो थे वो गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती करते थे। कभी पूछ सकता था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज़ की खेती करते थे, तो ये गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती करते थे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि कृषि के साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था। पशुओं में कुबड़ वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधा, कुत्ता आदि के होने का अनुमान है। ये मातृदेवी, पशुपति, लिंग, योनि और प्राकृतिक देवताओं की भी पूजा करते थे। इसके अलावा ये वृक्ष की, पशु की, सांप इत्यादि की पूजा करते थे। विशाल स्नानागार का जो प्रयोग था धार्मिक अनुष्ठान तथा सूर्य पूजा में होता होगा। सिंधु स्थल से प्राप्त कुछ अवशेष हैं, इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि हड़प्पा से R37 मिला कब्रिस्तान, जो गर्भ से निकला, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी कहते हैं। अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य। वहीं मोहनजोदड़ो से देखेंगे तो बहुत बृहद स्नानागार, मातृदेवी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति जो कि जैसे ना कांसे की थी। जो नर्तकी की मूर्ति मिली थी वो कांसे की थी। और मुद्रा पर अंकित जो पशुपतिनाथ की मूर्ति थी, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य। चनहुदड़ो से वहीं देखेंगे तो वक्राकार ईंट, मन के लिपस्टिक, कंघा, अलंकृत हाथी। वही सुरकोटदा से हम देखते हैं तो घोड़े की अस्थियां मिली हैं, कब्रगाह मिला है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे कालीबंगा से 7 अग्निवेदिकाएं, जुते हुए खेत के साथ, कांच की चूड़ियाँ, मणिकाएं, मटकी के मनके, बेलनाकार मुहरे, सिलबट्टा। लोथल से है तो बंदरगाह, लोथल से क्या है बंदरगाह, चावल एवं बाजरे के साक्ष्य, फारस की मुहरे, 3 युगल समाधियाँ, धान की भूसी, मन का उद्योग, दिशा मापक यंत्र है। बनावली से जौ, हल की आकृति, मिट्टी के खिलौने, तांबे के बड़ागर वगैरह मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मैच दी फॉलोइंग में दे देता है कभी कभी नदियों के नाम। और जैसे हड़प्पा जो है ये रावी नदी मतलब हड़प्पा स्थल है, रावी नदी के किनारे है। उत्खनन करता है दयाराम साहनी थे, ये पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी और ये पाकिस्तान में स्थित है। चनहुदड़ो जो कि सिंधु में है। और अर्नेस्ट मैके जो कि पाकिस्तान मतलब अर्नेस्ट मैके ने इसकी उत्खनन करता है और पाकिस्तान में ये स्थल है चनहुदड़ो। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। बीबी लाल व वी के थापर जो है इसकी खोज की है और राजस्थान में है ये कालीबंगा। कोट दीजिए सिंधु नदी के किनारे। फजल अहमद खान ने इसकी जो है उत्खनन करता है और ये पाकिस्तान में
स्थित है। रंगपुर देखेंगे तो मादर इंपॉर्टेंट है। रंगपुर और कोट दीजी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो उसमें घटना चक्र वगैरह में मिल जाते हैं। कोट दीजी अगर हम देखेंगे तो सिंधु नदी और रंगपुर मादर और SR राव ने इसकी मतलब उत्खनन करता है और गुजरात में यह स्थल है रंगपुर। रोपड़ सतलज यगदत्त शर्मा इसकी खोज और पंजाब में ये है। लोथल भोगवा नदी के किनारे इंपॉर्टेंट है ये भी। SR राव जो है उत्खनन करता है और ये गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यगदत्त शर्मा इसके जो उत्खनन करता है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बनावली जो है वो सरस्वती नदी के किनारे RS बिष्ट जो है वो हरियाणा में RS बिष्ट ने उत्खनन किया था और यह स्थल बनावली जो है हरियाणा में स्थित है। वहीं सूतकांगडोर देखेंगे तो वो दास्क नदी के किनारे इंपॉर्टेंट है और ये आर्ले स्टेइन ने इसकी खोज की थी और पाकिस्तान में ये सूतकांगडोर स्थित है। वहीं धौलावीरा देखेंगे तो JP जोशी ने इसकी खोज की थी और ये गुजरात में है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है वैदिक सभ्यता। थोड़ा इसको फास्ट करेंगे, एक तो शॉर्ट नोट्स हैं, ऑलरेडी घटना चक्र वगैरह पढ़े ही हैं, तो शॉर्ट नोट्स तरीके से इसका करेंगे, बहुत लंबी वीडियो में नहीं करना है। जैसे सिंधु सभ्यता के बाद में भारत में वैदिक सभ्यता का उदय हुआ था। इस सभ्यता में वेदों की रचना हुई। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन होता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक संस्कृति के 2 भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, इस काल को ऋग्वेद संहिता की रचना हुई थी इस काल में और ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी ऋग्वैदिक काल की और यहाँ पे क्या था, इसका प्रमुख था व्यवसाय और पशुपालन था। और देखिए 1400 ईस्वी पूर्व बोगज कोई एशिया माइनर में मतलब इसका के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं जैसे कि अभी हमने पढ़ा इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिला है। ऋग्वैदिक में अनेक बातें जो है ना वो ईरानी भाषा के प्राचीनतम धर्म अवस्था से मिलती हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि आर्य जो है वो ईरान से होकर भारत आए थे। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थल जो है वो सप्त सैंधव प्रदेश में मिलता है जो 7 नदियों का क्षेत्र है, ठीक है। और फिर आर्यों का विस्तार जो है वो अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। फिर आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के जैसे विचार कुछ है। जैसे तिलक ने क्या कहा था, तो उत्तरी ध्रुव से आर्यों का मूल निवास, मतलब तिलक ने क्या बताया था कि जो आर्य हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। दयानंद सरस्वती ने कहा था तिब्बत से आए हैं। वही नेहरिंग एवं गार्डन चाइल्ड ने कहा था कि दक्षिणी रूस से आए हैं। गंगानाथ झा ने कहा था कि ब्रह्म ऋषि देश से और प्रोफेसर पैंका ने कहा था कि जर्मनी से। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया बैक्टीरिया से। इसको हम थोड़ा रिलेट कर देते हैं। जैसे तिलक बोले कि ध्रुव जो है वो आर्य जो है वो ध्रुव से आए हैं, तो तिलक ध्रुव को तिलक लगाएंगे, ऐसे याद करिए। दया आती है तिब्बत में जाके। नेहरिंग गार्डन चाइल्ड तो रूस, ठीक है। गंगा नदी में ब्रह्म ऋषि जाते हैं तो थोड़ा रिलेट कर लेंगे। पैंका जर्मनी और मैक्स मुलर बैक्टीरिया मध्य एशिया से। वैदिक संहिताओं में क्या होता है कि 31 नदियों का उल्लेख है। वैदिक संहिताएं जो हैं 31 नदियों का उल्लेख है, जिनमें से 25 नदियों का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में किया गया था। महत्वपूर्ण नदी इसमें सिंधु को बताया गया था और जबकि देखेंगे सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती को माना गया है, जिसे हम नदीतमा भी कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। गंगा नदी का कितनी बार किया गया है, तो 1 बार, और वहीं यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। हिमालय पर्वत को यहाँ पे मंजुवत कहकर पुकारा गया है। इनमें नदियों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि परुषणी है वो उसको रावी नदी, वर्तमान में पहले क्या नाम था और वर्तमान में क्या नाम है। परुषणी का वर्तमान में नाम रावी है। सतुत्री को सतलज, अस्किनी को चिनाब, वितस्ता को झेलम, बिपाशा को ब्यास, गोमती को गोमल, कुंभा को काबुल, सदानीरा को गंडक और कुर्मु को कुर्रम और सिंधु को इंडस। फिर नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट यहाँ पे जैसे दिया है ऋग्वैदिक सामाजिक जीवन के बारे में। ये कैसी थी, तो सामाजिक जीवन इसका पितृसत्तात्मक था। आधार जो था सामाजिक संगठन का, जो आधार था वो गोत्र के आधार पे। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था और कुल थी। इसका मुखिया कुलप कहलाता था। जो परिवार का मुखिया होता था ना, छोटी इकाई परिवार जो होती थी उसका जो मुखिया होता कुलप कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, जिसके लिए नपितृ का प्रयोग होता था। और 10वें मंडल में यहाँ पे पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, जिसमें कि ब्राह्मण को बताया गया है कि ये मुख से उत्पन्न है, क्षत्रिय को बताया गया भुजा से, और वैश्य को जंघा से, और शूद्र को पैर से उत्पन्न बताया गया है। स्त्रियों की स्थिति जो अच्छी थी, यहाँ पे जो ऋग्वैदिक काल है यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति जो अच्छी थी, वे यज्ञ में भाग लेती थी। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह की प्रथा यहाँ पे प्रचलित थी।
तो ये 2 प्रकार के यहाँ विवाह प्रचलित थे, एक अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, नियोग की प्रथा प्रचलित थी यहाँ पे। ऋग्वैदिक का राजनीतिक धार्मिक जीवन देखेंगे। ऋग्वैदिक के लोग कबीलों में विभाजित थे। कबीले के राजा गोप कहलाते थे और ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी होता था। राजा के बाद पुरोहित, पुरोहित के बाद विस्पति, ग्रामीणी, कुलप, कभी कभी इसका नाम क्रम आ जाता है। और यहाँ की जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी। सभा और समिति जो होती थी राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। आर्य जो थे वो बहुदेववादी होते थे, बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में मतलब ऋग्वेद के 250 सूक्त जो हैं वो इंद्र को समर्पित हैं। दूसरे नंबर पे जो महत्वपूर्ण देवता थे वो अग्नि थे। मूर्ति पूजा का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में नहीं है। ऋग्वैदिक कालीन की प्रमुख शब्दावलियाँ हैं, जैसे कि उर्वरा किसे कहते थे, तो उपजाऊ भूमि या जोते हुए खेत को, अगन्या गाय को, यव जौ को, ये इंपॉर्टेंट है, लांगल, लांगल जो है ये इंपॉर्टेंट है, हल को, वृषभ बैल को, गोधूम गेहूं को, इंपॉर्टेंट है ये, हिरण्य सोना, करीस किसे कहते थे, तो गोबर की खाद होती थी उसे करीस, तंदुल धान को, अनस बैलगाड़ी को। फिर था कि मुंडकोपनिषद से भारत का आदर्श वाक्य, भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्य में जयते लिखा गया था। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया था। गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य यजुर्वेद जो है ना वो गद्य और पद्य में दोनों है। कभी कभी पूछ देता है कि वह कौन सा जो वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में है, यजुर्वेद है। इसे 2 भाग में बांटा गया था, शुक्ल एवं कृष्ण, और 4 वेदों को संहिता कहा गया है। और ऋग्वेद में यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद जो है ये वेद त्रयी है। कभी कभी पूछता है कि वेद त्रयी में कौन से वेद नहीं है, तो अथर्ववेद नहीं होता है। वेदों की संख्या 4 बताई गई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद इसके बारे में डिटेल दिया है, पढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा ये शॉर्ट नोट्स है, रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद, और यजुर्वेद का उपवेद होता है धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। अगर ऋग्वेद के पुरोहित को हम देखेंगे तो होत्री, और यजुर्वेद के पुरोहित अधर्व्य, सामवेद के पुरोहित होते हैं उद्गाता, और अथर्ववेद के ब्रह्मा होते हैं। ऋग्वेद की रचना जो हुई है वो ऋग्वैदिक काल में हुई है। यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद की रचना जो हुई है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है। इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद की रचना कब हुई है, तो ऋग्वैदिक काल में, और वहीं अन्य 3 जो ये वेद हैं जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी रचना हुई है उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक में कुल कितने 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे। पहला और 10वां मंडल जो है नवीनतम है, पहला और 10वां मंडल। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। इसके रचनाकार कौन थे, विश्वामित्र थे। 10 राजयुद्ध का वर्णन जो है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध जो था ना 10 राजयुद्ध जो पारुषणी रावी नदी के तट पर हुआ था। कभी कभी 10 राज जैसे 7वें मंडल में सबको रटा है कि 10 राजयुद्ध का वर्णन है, लेकिन पूछ सकता है कि किस नदी के तट पर हुआ था, तो ये पारुषणी रावी नदी के तट पर हुआ था। पारुषणी जो कि आज की रावी नदी है। और यहाँ पे सुदास एवं 10 जनों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। कठोपनिषद जो है ये यम और नचिकेता का संवाद है। इसमें उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, वहीं जबालो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। बृहस्पति जो थे वैदिक देवताओं, बृहस्पति को वैदिक देवताओं को पुरोहित माना जाता है। ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो ब्राह्मी थी। शतपथ ब्राह्मण का सबसे बड़ा ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण जो है ना वो सबसे बड़ा ब्राह्मण है। और ऋग्वेद की जो लिपि थी वो कैसी थी, तो ब्राह्मी थी, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि दिया है वेद और उसके ब्राह्मण। अभी हमने पढ़ा शतपथ, तो देखिए शतपथ ब्राह्मण यहाँ दिया है ना, ये सबसे बड़ा ब्राह्मण है, ठीक है। और जैसे कि वेद और ब्राह्मण दिया है, देखिए ऋग्वेद के क्या ब्राह्मण है, तो ऐतरेय कौस्तुकी है। आरण्यक देखेंगे तो ऐतरेय कौस्तुकी, उपनिषद भी ऐतरेय कौस्तुकी। वहीं सामवेद का तो तांडव और जैमिनी है। सामवेद तो तांडव, ऐसे आप कर लीजिए, शाम को लोग जाम पीते हैं तो तांडव और तांडव करते हैं, तो तांडव और जैमिनी। और जैमिनी जो है छांदोग्य, आरण्यक जब पूछेगा तो छांदोग्य, आरण्यक और छांदोग्य और जैमिनी। यजुर्वेद में तैत्तिरीय शतपथ है, ठीक है, तैत्तिरीय शतपथ और तैत्तिरीय शतपथ। और इसका उपनिषद देखेंगे तो बृहदारण्यक और कठोपनिषद है। फिर अथर्ववेद तो गोपथ है, और ये मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद है। फिर उत्तर वैदिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि 1600 ईस्वी पूर्व में। इस काल में लोहे का उपयोग की शुरुआत हुआ था। और इसमें मुख्य स्रोत अगर इसके काल के अध्ययन के बारे में हम पढ़ना चाहेंगे उत्तर वैदिक काल में, तो वो हमें मिलता है तो यजुर्वेद से मिलता है, सामवेद से, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि प्रमुख इसके मतलब स्रोत हैं। भौगोलिक विस्तार अगर हम इसका देखते हैं तो दिल्ली, गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग तक फैला है।
और वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था ना कि जो वर्ण व्यवस्था थी इसमें कठोरता आने लगी थी। 4 वर्ण बढ़ गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इसके बारे में अभी मैंने बताया था कहाँ से कैसे उत्पन्न हुए थे, किसको मुख से कहा गया था, तो ऐसे इसको पहले ही मैंने बताया है। स्त्रियों की दशा में थोड़ी गिरावट आ गई थी और इसमें अत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। पुत्री को क्या कृपण। और समाज जो थी यहाँ पे पितृसत्तात्मक हो गई थी। इस काल में गोत्र व्यवस्था स्पष्ट रूप से उत्पन्न हुई थी और यहाँ पे सर्वप्रथम जबालोपनिषद में चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का विवरण मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वप्रथम जो 4 आश्रम है उसका किस उपनिषद में उल्लेख मिलता है, तो जबालोपनिषद में मिलता है। इस काल में क्या हुआ था कि पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था। राष्ट्र शब्द का उदय जो इस काल में पहली बार तो हुआ था। कहाँ पे, तो उत्तर वैदिक काल में। इस काल में क्या हुआ था कि पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गई थी। लोहे से बने उपकरणों का प्रयोग कृषि में उन्नति हुई थी। इस काल में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का महत्व दिखाई देता है, जैसे कि ब्राह्मण की शक्ति में वृद्धि हुई थी। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय, षट दर्शन और बीजारोपण हुआ था। प्रमुख दर्शन उनके प्रवर्तक दिए जैसे चारवाक का चारवाक, योग पतंजलि संबंधित है। संख्या किसकी है, कपिल के फैंस की। न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण और वैशेषिक कड़ात था। तो इम्पॉर्टेंट है। वेदांग कितने थे, तो इसमें देखिए वेदांग जो है गद्य भाषा में लिखे गए हैं। वेदांग की रचना वेदों को समझने के लिए 6 होती थी, जैसे कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष इम्पॉर्टेंट था। विवाह कितने प्रकार के होते थे, 8 प्रकार के होते हैं। ब्रह्म विवाह, जिसमें क्या होता था ना कि जब कन्या वयस्क होती थी तो उसके माता पिता वर खोजकर उसका विवाह करते थे। दैवी विवाह में ये होता था कि यज्ञ करने वाले जो पुरोहित थे उनका कन्या के साथ विवाह कर दिया जाता था। आर्ट्स विवाह में ये होता था कि कन्या पिता के द्वारा यज्ञ कार्य हेतु एक गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह कर देते थे। और प्रजापति विवाह ये था कि वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांग लेते थे। असुर विवाह में क्या था, पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय कर दिया जाता था। गंधर्व विवाह तो प्रेम विवाह ही था। और पैशाच विवाह जो था विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास करके विवाह था। राक्षस विवाह बलपूर्वक कन्या को छीनकर करना था। अब हम देखेंगे यहाँ पे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मतलब जो दिया हुआ है इसका। आर्य समाज का जो परस्पर विलीनीकरण से जनपदों का विस्तार हुआ और जिससे कि महाजनपदों का निर्माण हुआ। महाजनपदों की जो कुल संख्या है वो 16 थी। कितनी थी, 16 थी, जिनका उल्लेख है बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और एवं जैन ग्रंथ में देखेंगे तो भगवती सूत्र में मिलता है। मतलब जो महाजनपदों का उल्लेख है ना बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और वही जैन ग्रंथ का देखेंगे तो भगवती सूत्र में मिलता है। 16 महाजनपदों में ही अस्मक ही ऐसा था जो दक्षिण भारत की गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। मतलब दक्षिण भारत में एक अस्मक था जो कि गोदावरी नदी के किनारे था। इन महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि वज्जी एवं मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। और जो महाजनपद थे उसमें राजतंत्रात्मक 2 ऐसे जनपद थे जहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इंपॉर्टेंट है मल, वज्जी और मल। निर्वाण सेतु में 6 महानगरों की सूचना मिलती है, जैसे चंपा है, राजगृह है, श्रावस्ती है, काशी है, कौशाम्बी है तथा साकेत है। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य जो है विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। यह वज्जी संघ की राजधानी है। इसका गठन 500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके बाद है नेक्स्ट कि 4 शक्तिशाली महाजनपद थे, जैसे इसमें मगध, कौशल, वत्स तथा अवंती। प्रमुख महाजनपद भी हुए, जैसे काशी जो है महाजनपद की राजधानी। प्रमुख महाजनपद जैसे काशी की राजधानी वाराणसी है। काशी के एक सबसे शक्तिशाली राजा थे ब्रह्मदत्त, जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद है कौशल, और कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती है। रामायण काशीन में कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। अंग की राजधानी चंपा थी और प्राचीन काल में चंपा नगरी जो है ना वो व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह या ग्रीवर्स थी और कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित हुई थी। यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। वज्जी का देखेंगे तो वैशाली और मल की राजधानी तो कुशीनगर पावा, सबको पता है। चेदी की राजधानी क्या थी, तो सुक्तिमती थी। और महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक जो था वो शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था, शिशुपाल का। वत्स की राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी। उसके बाद है कि उसके बाद दिया है कुरु की राजधानी क्या थी, तो इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी जो अहिछत्र तथा काम्पिल्य थी। मत्स्य की राजधानी जो थी वो विराटनगर थी। सूरसेन मथुरा की थी। बुद्ध काल में यहाँ राजा अवंती पुत्र था। और अस्मक की राजधानी जो यही एकमात्र दक्षिण भारत का है, यही पोटली यहाँ की राजधानी है।
और अवंती की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला एक प्रमुख व्यापारिक नगर था। और कंबोज की राजधानी जो है राजपुर थी। बुद्ध के समय में कुछ गणतंत्र हुए, जैसे कि 10 गणतंत्र थे इस प्रकार, जैसे कपिल वस्तु के शाक्य, फिर सुषुमारा के भग थे, अलकप्प के बुल्ली थे, केसपुत्त के कलाम थे, रामग्राम के कोलिय थे, कुशिनारा के मल्ल थे, पावा के मल्ल थे, पिपलीवन के मौर्य थे, मिथिला के विदेह और वैशाली के लिच्छवी थे। सर्वाधिक ये शक्तिशाली गणराज्य था। मगध के बारे में पढ़ेंगे कि अब प्राचीन जो मगध का उत्कर्ष, अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। मगध का प्राचीन भारत का एक मतलब महाजनपद था। प्राचीन भारत का एक महाजनपद था। इसकी स्थिति मूलतः बिहार में है। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना गया जिले में भी ये शामिल है। मगध की सीमा जो है वो उत्तर में गंगा से दक्षिण और विंध्य पर्वत में पूर्व से चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत है। मगध का जो उत्कर्ष एवं महत्वपूर्ण योगदान था यह कि यहाँ पे विस्तृत उपजाऊ मैदान था। कृषि में लोहे तथा नवीन तकनीक को प्रयोग करते थे। वन क्षेत्र, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, व्यापार के अनुकूल दशा थी। मगध राज्य ने तत्कालीन राज्य कोसल, वत्स, अवंती को मिला लिया और इस प्रकार मगध का उत्कर्ष जो है वो विस्तार जो है अखंड भारत के रूप में जो है हो गया। मगध साम्राज्य के इतिहास से भारत के इतिहास का एक नया युग शुरू हुआ था जिसे मगध उत्कर्ष के नाम से जाना जाता है। प्रमुख राज्य और उसके वंश अब यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे कि पढ़ेंगे हर्यक वंश, जो कि 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व में स्टार्ट हुआ था। इसके संस्थापक थे बिंबिसार और इसकी राजधानी थी राजगृह से गिरिव्रज थी इसकी राजधानी। अब इसमें जैसे दिया है बिंबिसार जो था ना यहाँ का शक्तिशाली शासक था। वास्तविक संस्थापक भी मगध का बिंबिसार को ही माना जाता है। अन्य नाम इसका श्रेणिक जैन साहित्य में दिखाया गया है कि बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। इसकी प्रथम पत्नी थी महाकोसला, जो कि कौशल राज की पुत्री थी। कभी पूछ सकता है कौशल राज की बहन थी, नहीं, कौशल राज की पुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन थी। इनके साथ दहेज में काशी प्रांत इसको मिल गया था। दूसरी पत्नी इसकी जो थी वो थी वैशाली की लिच्छवी की राजकुमारी थी। वैशाली की लिच्छवी की राजकुमारी थी जो चेलना थी। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर मगध में मिलाया। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रदोष से मित्रता कर ली तथा अपना राजवैद्य जीवक इसके इलाज में के लिए भेज दिया था। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। किसकी? बिंबिसार की। अजातशत्रु के बारे में अब थोड़ा सा दिया है कि इसका जो उपनाम था वो कुड़िक था। यह जैन मतनुयायी था और इसने लिच्छवी पर विजय प्राप्त की। इसके समय राजगृह में की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति के समय कौन शासक था? अजातशत्रु। इसने कौशल नरेश, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगीति के समय कौन राजा था? अजातशत्रु। इसने जो है कौशल नरेश जो प्रसेनजीत को हराकर उनकी पुत्री वजीरा से विवाह कर लिया था। कौन? अजातशत्रु। अब प्रसेनजीत कौन थे? तो प्रसेनजीत जो था ना वो बिंबिसार की जो पत्नी थी, प्रसेनजीत की बहन थी वो, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ ही ऊपर पढ़ा था। प्रसेनजीत की बहन थी, क्या नाम था? महाकोसला। और प्रसेनजीत की पुत्री से क्या किसने विवाह कर लिया था? तो वजीरा से इसने अजातशत्रु ने विवाह कर लिया और इसका हत्या जो है वो पुत्र उसका था उदयन ने कर दिया। हर्यक वंश का राजा उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्यक वंश का अंतिम राजा था उदयन का पुत्र नागदशक था। अब यहाँ से स्टार्ट होगा शिशुनाग वंश, जो कि 412 ईस्वी से 344 ईस्वी पूर्व। इस वंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग को माना जाता है। यह हर्यक वंश में आमत्य था। शिशुनाग जो था इसने ही नागदशक की हत्या की थी। इसने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार करके मगध में मिलाया, वैशाली को राजधानी बनाया। उसके बाद एक इसका अन्य नाम था कालाशोक आया। शिशुनाग के बाद आया कालाशोक। इसका अन्य नाम था काकवर्ण मिलता है। इसने पुनः पाटलिपुत्र में अब राजधानी बनाई। इसके पहले पाटलिपुत्र में किसने राजधानी बनाया था? तो उदयन ने। इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वैशाली में हुआ था। उसके बाद नंद वंश का संस्थापक आया, पहला हर्यक, फिर उसके बाद शिशुनाग, तीसरा आया नंद वंश जो कि 340 से 323 में महापद्म नंदन था। और महापद्म नंदन जो था एक राट की उपाधि से मिली थी और यह सिकंदर का समकालीन था। घनानंद। इसके बाद जो महापद्म नंदन के बाद आया शासक घनानंद और ये जो था सिकंदर का समकालीन था। घनानंदन के दरबार में चाणक्य आया था और वह घनानंद द्वारा अपमानित किया गया था। इसकी जो हत्या है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी और इसके द्वारा की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी इसकी हत्या करके, मतलब घनानंद की। उसके बाद से हमारा जो स्टार्ट होता है मौर्य साम्राज्य, जो कि 322 से 185 ईस्वी पूर्व तक था। मौर्य वंश की संबंधित जानकारी के स्रोत हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि साहित्यिक स्रोत में देखेंगे तो कौटिल्य द्वारा रचित था अर्थशास्त्र, इसमें इसके स्रोत मिलते हैं। विशाखा दत्त की पुस्तक थी मुद्रा राक्षस,
सोमदेव का कृत था कथा सरित सागर, पतंजलि के महाभाष्य, बौद्ध ग्रंथ था जैसे कि दीपवंश, महावंश, दिव्यदान, जैन ग्रंथ था भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद्र का परिशिष्ट वर्मन, मेघ स्थनीज की इंडिका, पुरातात्विक स्रोत था अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, कुछ स्तूप थे। फिर है काली पॉलिश वाले मृदभांड थे। उसके बाद दिया हुआ है जैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य वंश की जो स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के घनानंद से पराजित कर की थी। इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। और इनके एक राजनीतिक गुरु थे चाणक्य की सहायता से इन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित किया और इसने राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में देखेंगे कि जो 322 से 298 ईस्वी पूर्व तक इसने शासन किया। ये भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। इसने प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंडोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। जस्टिन ने सैंडोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था। चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और दोनों ने आपस में संधि कर ली। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 500 हाथी लेकर बदले में हेरात, आराकोसिया और जेड्रोसिया के क्षेत्र को सौंपा दिया और पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त से किया। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और वहां पर सोह, गौरा, ताम्रपत्र, गोरखपुर तथा महास्थान अभिलेख बांग्लादेश चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित था। रुद्रादमन जो है वो गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त के राज्यपाल थे पुष्पगुप्त ने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? जैन मुनि थे भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में जाकर 298 ईस्वी पूर्व में संलेखना विधि से इन्होंने क्या किया? शरीर त्याग दिया। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर था आया बिंदुसार जो कि 298 से 273 ईस्वी पूर्व में। बिंदुसार को अमित्रघात नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस का नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किसने भेजा था? तो सीरिया के शासक था एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नाम का जो राजदूत था वो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। कभी क्रम पूछ देता है कि कौन पहले आया था। अब देखिए पढ़ेंगे अशोक के बारे में। बिंदुसार के बाद कौन था? तो अशोक। अशोक जो था वो बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, और 273 से 232 ईस्वी पूर्व तक इसका जो अब राज्याभिषेक हुआ था वो 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और जब ये राजा बना था उससे पहले ये उज्जैन का राज्यपाल था। इसको कई अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी भी कहा गया है। और अशोक का नाम जैसे अशोक का नाम मतलब अशोक के रूप में उल्लेख किया गया है वो अभिलेख थे मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उद्गोलम अभिलेख थे जिसमें कि अशोक को अशोक कहा गया है। मास्की एक लघु शिलालेख था जिसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा अभिलेख था, ठीक है, जिसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा गया। अशोक ने अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। अशोक के 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। उपगुप्त था जो कि एक बौद्ध भिक्षु था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उसी से ली थी। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की थी उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया। अब अशोक के दो अभिलेख थे जो एक शाहबाज गाड़ी तथा एक मानसहरा। इसकी लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। अशोक की वैसे तो जो अभिलेख मिले हैं उन सब की लिपि जो है ब्राह्मी है, लेकिन दो अभिलेख ऐसे हैं जैसे एक शाहबाज गढ़ी है और दूसरा मानसहरा जो कि खरोष्टी लिपि में है। उसके बाद है कि अशोक के सभी अभिलेखों का जो विषय है वो प्रशासनिक था, जबकि रुमनदेही अभिलेख का जो विषय था वो आर्थिक था। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया जिनका नाम था लोमश ऋषि, कर्ण, चौपाट, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। ठीक है, इसमें 4 गुफाएं जो थी इंपॉर्टेंट है। अशोक इस यहाँ पे पढ़ते हैं जैसे कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ। कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभ में लेखों द्वारा अशोक की रानी कारुबाकी के द्वारा दान दिए जाने वाले उल्लेख हैं जिसे रानी का अभिलेख कहते हैं। रामपुरवा स्तंभ लेख था चंपारण बिहार में। इसकी खोज 1872 में कलाइल ने की थी।
अशोक के शिलालेख और उनके प्राप्ति स्थल हम देखते हैं, जैसे कि शाहबाज गढ़ी जो है वो पेशावर पाकिस्तान में है, मानसहरा हज़ारा पाकिस्तान में है, और कालसी जो है तो देहरादून में है। शाहबाज जो है पेशे से पाकिस्तानी है, सहरा 1000 रुपये का मिलता है, थोड़ा हम रिलेट कर दे रहे हैं। काल से हर इंसान हारा हुआ है, तो देहरादून हो गया हारा, ठीक है। और उत्तराखंड गिरनार, गिर गए हम गढ़ में, तो जूनागढ़ गुजरात में, और रात में गिरे। धौली तो पूरी तरीके से क्या की, तो धो दी, तो धौली से पूरी उड़ीसा। जौगढ़ तो जौ गढ़ जाम, तो मतलब जौ जो है या फिर गढ़ में जाम है, ऐसे कर लीजिए, गढ़ में जाम लगी है। सोपारा, पारा चढ़ जाता है थाने का नाम सुन के। थाने महाराष्ट्र में है। मास्की रायचूर कर्नाटक में है। मतलब राय मांग रहे हैं, मस्का नहीं, या फिर ऐसे कर लीजिए, मस्का नहीं राय मांग रहे हैं। रायचूर कर्नाटक, नाटक ना करें, कर्नाटक में। गुर्जरा दतिया, ठीक है, गुजर गए तो मतलब जैसे दांत लग जाती है, कोई मरोड़ जाए तो किसी को दांत लगती है, तो गुजर गए तो दतिया से हो गया इसका। फिर नेक्स्ट है ब्रह्मागिरी, तो ब्रह्मा जो है मशहूर हैं, तो मैसूर कर्नाटक होगा। भाबरू राजस्थान में। अहरौरा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। सासाराम बिहार में। निट्टूर कर्नाटक में, और उद्दे गोलम है कर्नाटक में। गोवी मठ है जो है वो मैसूर कर्नाटक में है। उसके बाद यहाँ पे दिया है, फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ जो है वो दिल्ली मंगवाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, तो मेरठ और टोपरा से जो है वो अशोक स्तंभ जो है वो दिल्ली मंगवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है कि कहाँ से जो है ना फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ को दिल्ली मंगवाया था, तो मेरठ और टोपरा से। इलाहाबाद स्तंभ लेख बैल कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया था। उसके बाद है, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोककालीन प्रांत था राजधानी। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, तो उत्तरापथ की जो राजधानी थी वो तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की उज्जैनी थी। कलिंग प्रांत की तोसली थी। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, और प्राची की पाटलिपुत्र। वहीं राज्य के सप्तांग सिद्धांत अगर हम देखेंगे, तो जैसे कि राजा को सिर कहते थे। अमात्य आँख की तरह। जनपद जंघा, दुर्ग बाह, और कोष का मुख से। सेना मस्तिष्क, मित्र कान। तीर्थ तथा संबंधित विभाग, जैसे कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्च अधिकारी जो होता था वो तीर्थ कहलाता था, ठीक है। जो मतलब उच्च अधिकारी था वो तीर्थ कहलाता था। पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी तथा प्रधानमंत्री। सेनापति युद्ध विभाग के मंत्री होते थे। और समाहर्ता जो था वो राजस्व विभाग देखता था। संनिधाता कोषाध्यक्ष था। दंडपाल जो था वो सेना की सामग्री वगैरह जुटाने का प्रमुख अधिकारी। वहीं नागरिक देखेंगे तो वो नगर का प्रमुख अधिकारी था। दुर्गपाल जो कि राजकीय दुर्गों की रक्षा करता था। अंतपाल क्या था, सीमावर्ती दुर्गों की रक्षक थे। और वहीं मंत्री परिषदाध्यक्ष जो थे वो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। आठविक जो था वो वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। आठविक जो था ना वन विभाग का। वहीं मौर्य प्रशासन के प्रमुख अध्यक्ष देखते हैं, जैसे कि पड़याध्यक्ष जो कि वाणिज्य से संबंधित थे। और देखिए हम जहाँ जहाँ ट्रिक किए हैं ना उससे रिलेट होगा। पण्या तो आधा ड है, इसमें आधा ड है, पूरा ड है तो बड़ी जज तक। पौतवा अध्यक्ष जो है मापतौल से है। सूना अध्यक्ष, तो सूना क्या होता है, बुचड़ खाने का अध्यक्ष। सुरा अध्यक्ष, सुर शराब पीने के बाद हर इंसान सुर लगाता है, तो सुरा अध्यक्ष शराब का अध्यक्ष। कुप्या अध्यक्ष क्या हो जाएगा, तो कुप मतलब वन संपदा किसी को न मिले तो इंसान कोप हो जाता है, तो कोपित हो जाता है, तो कुप्या अध्यक्ष वन संपदा। लोहा अध्यक्ष, धातु, लोहा एक धातु है तो धातु विभाग के अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष, तो लक्षण है कि मतलब कोई टिक नहीं सकता, ठीक है, टिक नहीं सकता तो टकसाल से हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष। मुद्रा, तो मुद्रा रहेगी, तो मुद्रा कमाने के लिए पासपोर्ट चाहिए ताकि विदेश जाए, तो मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था। नवा अध्यक्ष जो था तो वो जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष था। पतना अध्यक्ष जो था तो पतन हो गया बंदरगाहों का। आज के समय में क्या हो गया, पतन हो गया बंदरगाहों का, तो पतना अध्यक्ष जो है वो बंदरगाहों से। देवता अध्यक्ष तो धार्मिक संस्थान का जो अध्यक्ष होता है देवता अध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष जो था वो चुंगी एवं शुल्क विभाग का अध्यक्ष शुल्काध्यक्ष होता था। फिर कुछ आए कि जैसे मौर्यकालीन प्रांत, बहुत इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट ही हैं जो कि आरओ में तो कम आते ही हैं। मौर्यकालीन प्रांत जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा है तो अपने विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया। मौर्यकाल में प्रांतों को चक्र कहा जाता है। मौर्यकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता है, चक्र। मौर्यकाल में कर संबंधित प्रमुख विषय वस्तु हैं, जैसे कि सीता, राजकीय भूमि से होने वाली आय थी। सीता को क्या कहते थे कि जो राजकीय भूमि थी उससे होने वाली जो आय थी उसे सीता। भाग उपज का हिस्सा को कहते थे। और प्रणय,
प्रणय का मतलब होता था ना प्रणय, प्रणय से याद करेंगे कि प्राण हमारी निकल जाती है, जैसे कभी कोई आपातकालीन घटना होती है, आपातकालीन कर। बलि एक प्रकार का राजस्व कर था, बलि हम उसे नहीं मानेंगे जो बलि आज के समय में दिया जाता है, बलि एक राजस्व कर था। हिरण्य, हिरण्य नगद रूपी राजस्व कर था। और सेतुबंध राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध था। मौर्य काल का मुख्यतः कृषि प्रधान था, मौर्य काल तक मुख्यतः कृषि प्रधान, राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार था। राजकीय भूमि की जो व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी था वो सीताध्यक्ष कहलाता था। और वहीं मौर्य काल का जो प्रशासन था वो सूत काटना, बुनना। मौर्य राज्यों की सेनाएं जो बहुत संगठित तथा बड़े आकार की थी। चाणक्य ने चतुरंग बल जैसे कि पैदल, घुड़सवार, हाथी और युद्धरथ का सेना का प्रमुख भाग बताया था। मौर्य काल में वैदिक धर्म जो था वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक धर्म में प्रमुख थे। मौर्य काल में स्त्रियों की जो स्थिति वो सामान्य थी, पुनर्विवाह, नियोग और अनुमति प्राप्त थी। मौर्य काल में व्यापार जो है वो जल स्थल दोनों मार्गों से होता था। मतलब मौर्य काल में ये था ना कि जब भी व्यापार होता था तो जल मतलब जल मार्ग से भी होता था और थल मार्ग से भी, स्थल से भी। और इस समय भारत का व्यापार रोम, सीरिया, फारस, मिस्र चारों देशों से होता था। फिर है कि भारत का जो व्यापार था वो पश्चिमी भारत में मृगकक्ष बंदरगाह से, पूर्वी भारत में ताम्रलिपित के बंदरगाह द्वारा किया गया था। मौर्यकालीन मुद्राएं थी जैसे कार्षार्पण पण, यह चांदी का बना होता था। और वहीं शुष्क एवं निष्क जो था, अब देखिए कभी पूछेगा ना निष्क के बारे में दे देता है कि निष्क क्या है। मौर्यकालीन मतलब इतिहास में ये निष्क का संबंध किससे, तो ये सोने का बना था। अभी तक जो है कार्षार्पण पण और माशक काकड़ी के बारे में नहीं पूछा है। तो कार्षार्पण पण जो था, जैसे यहाँ पे निष्क का संबंध सोने का बना है, मतलब सिक्के से है, या फिर सोने, सॉरी सिक्का नहीं, आभूषण, सोने का आभूषण, गले का एक आभूषण था जिसे निष्क कहते थे। ऐसे ही पूछ सकता है कि कार्षार्पण पण जो था ये चांदी का बना होता था और काकड़ी जो था ये तांबे का बना होता था, माशक व काकड़ी। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है भारत पर यूनानी आक्रमण, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।